हेलो बच्चों, आ गए आप लोग मेरी क्लास में। तो सबका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आज के लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 और उसका आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 12। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है। और आज जो हम करने वाले हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको मैंने आपसे कहा था CMI, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। उसके बाद तरल या संचारी माध्यमिक प्रतिरक्षा, जिसको ह्यूमोरल यानी कि HMI भी मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में करने के लिए। और वही उसी के साथ दो और टॉपिक है, सक्रिय प्रतिरक्षण यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षण यानी कि इनएक्टिव या पेसिव, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो दो टॉपिक्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज ही है वो दिन जब हमें युद्ध लड़ना है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है इम्यूनिटी का वो। और 12th के लेवल पर ही पढ़ेंगे उसे, ग्रेजुएशन तक नहीं ले जाएंगे, है ना, उसी लेवल पे रहेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये स्टेप्स जो हैं हम पढ़ रहे हैं ये बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन हमें जो है हमारी औकात के अंदर रहना है, 12th के अंदर रहना है, ठीक है। चलिए, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, पहले हम ये रामायण करेंगे, उसके बाद महाभारत शुरू करेंगे। तो पहले क्या है लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई है तो आपको समझ जरूर आ जाएगा लिखा हुआ, लेकिन फिर हम उसको एक बोर्ड पे समराइज कर देंगे, ठीक है। चलिए, जिसको मैंने कहा था कि हम इसे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी कि CMI कहा था। कई बुक्स में S भी लिखा हुआ है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि लिख ही दूं। इसी को CMI बोलते हैं और इसी को CMIS भी बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि ये किसी न किसी सेल के थ्रू हो रही है, ठीक है। दूसरी वाली जो है वो है प्रतिरक्षी मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड या उसी को हम क्या बोलते हैं, तरल प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसको मैंने आपको लिखवाया था HMI। अब यहाँ पे HMIS भी लिखा हुआ है, वही बात है, सिस्टम क्योंकि जोड़ दिया है। तो ये जो होती है ह्यूमोरल वाली, इसी को हम एंटीबॉडी वाली भी कहते हैं। तो भाई आपको सारे नाम याद रखने, इसका तो एक ही है लेकिन इसके दो नाम है, या तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट बोले या ह्यूमोरल बोले। आपको जो है वो क्या ध्यान रखना है, दोनों ही नाम ध्यान रखने। हिंदी वाले हिंदी के दोनों नाम याद रखेंगे, प्रतिरक्षी मध्यवर्ती और तरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ह्यूमोरल। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। बात करते हैं सबसे पहले कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि CMI की, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये कौन सी कोशिकाएं करेंगी, ये हम लास्ट क्लास में देख के आए हैं, T कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा तंत्र T कोशिकाओं पर निर्भर करता है। पूछ लिया जाए कि सेल मीडिएटेड सेल्स कौन सी है, या सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं कौन सी है, या किसके द्वारा किया जाता है, तो T कोशिकाएं यानी कि T लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। और इसमें भी हेल्पर, साइटोटॉक्सिक, सस्पेंसर, और मेन जो होगी वो कौन सी होगी, साइटोटॉक्सिक यानी कि कोशिका विष प्रकार की सेल्स। निर्भर होता है T कोशिकाएं कुल लसिकाणुओं का 70% यानी कि 70% भाग बनाती है। जब प्रतिजन मतलब क्या, फिर से वही बैक्टीरिया के ऊपर जो वो क्राउन पहन के आया होता है प्रोटीन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजन, एंटीजन। जो स्पेसिफाई होता है, मतलब कि बैक्टीरिया, हर वायरस और हर बैक्टीरिया का अलग अलग होता है प्रोटीन का खोल, तो उसके हिसाब से जैसे ही वो क्या होता है बॉडी के अंदर इंटर होता है, और ये बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद पहले तो हमारी मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल लड़ाई करेंगी। वो जब फेल हो जाती है तब हमारा ये जो सेकेंड रिस्पॉन्स है ये स्टार्ट होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो प्रतिजन जैसे ही आता है, जब प्रतिजन किसी T कोशिका के संपर्क में आता है तो T कोशिका का विशिष्ट समूह, जिसे T सहायक कोशिका यानी कि जिसे हम T हेल्पर सेल्स कह रहे थे, क्योंकि ये किसी की हेल्प करती हेल्पर सेल्स कहते हैं, सक्रिय हो जाती है यानी कि एक्टिव हो जाती है ना, फॉर्म में आ जाती है, धूम तन इसका स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है, और फिर ये पंचायती पे लग जाती है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जा जा के सबको बताएगी कि आक्रमण हो गया है, आक्रमण हो गया है ना, बॉम्ब पाड़ेगी है, ठीक है, माइक लेकर कि जो है हमारी देश में विदेशियों का आक्रमण हो गया है। चलो, यह सक्रिय टी सहायक कोशिका, टी कोशिका विष कोशिकाएं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक सेल्स को प्रेरित कर देती है, यानी कि उनको एक्टिव कर देती है। टी हेल्पर सेल्स के हमने कार्य देखे थे कल कि ये इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य करती है, जो हमने कल की क्लास में देख लिए थे, ठीक है। तो पहले ये कहाँ जाएगी, साइटोटॉक्सिक के पास अपना रोना लेके जाएगी, हाय हमारे देश पे किसी ने आक्रमण कर दिया है, चलो। तो टी कोशिका विष कोशिकाएं अपनी लक्ष्य कोशिका टारगेट सेल्स पर संक्रमण या आक्रमण करती है। क्या करेगी ये टारगेट सेल्स? किसको बोल रहे हैं? टारगेट सेल्स उन सेल्स को बोल रहे हैं जिनमें ये वायरस घुस चुका है या बैक्टीरिया घुस चुका है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं टारगेट सेल। तो ये जो टी सहायक कोशिकाएं वो टॉक्सिक के पास जाएगी, टॉक्सिक जो है वो क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करने जाएगा। और क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक करने जाता है और सेल पे डायरेक्ट अटैक करता है, देखो यहाँ बोल रहे हैं ना टारगेट सेल पे, ये सेल है, सेल पे टॉक्सिक सेल्स जो है वो आकर अटैक कर रही है, इसीलिए इसे हम सेल मीडिएटेड यानी कि कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कह रहे हैं, ठीक है, टी सेल्स वाली को, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल से लड़ाई करती है ना। और बी वाली तो लिक्विड में जाती है, ये हमने कल देखा था, लिम्फ और ब्लड में जाती है, तो इसीलिए फिर उसको ह्यूमोरल क्या देते हैं, क्योंकि ब्लड और जितना भी लिक्विड होता है हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फ और ब्लड, उनको हम कॉमनली फॉर्म में क्या बोल देते हैं, ह्यूमोरल। टी कोशिका विष कोशिका इस संक्रमण को मार देती है, ठीक है, उसका खेल खत्म, फाइल सल्टा देगी। इसके लिए टी कोशिका विष कोशिकाएं छिद्र करने वाला प्रोटीन यानी कि परफोरिन स्त्रावित करती है। ये आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इस प्रोटीन का नाम नहीं दे रखा है। क्या कैसे करती है ये जाकर मैंने आपसे बताया था कि कुछ केमिकल्स का उत्सर्जन करती है, जिसमें मेनली परफोरिन है, देखो नाम में ही इसके है परफोरिन, परफोरिन का मतलब होता है छेद करना, परफोरिन, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, पोर्स बना देती है, फोर मतलब छेद बना देती है, और छेद बना देगी तो उसका क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। डायलॉग तो आप सुने ही है, हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि तुम्हें जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो वाला इसका केस है। ये सामने वाले की कोशिकाओं में क्या कर देती है, छेद कर देती है। चूंकि कोशिका विष कोशिका बाहरी कोशिका के साथ साथ अपने शरीर की कोशिकाओं को भी मृत कर देती है, इसीलिए इन्हें हत्यारी कोशिकाएं या किलर सेल्स कहा जाता है। ये बात मैंने कल भी कही थी कि ये देखो ये किसको मार रही है, ये उन सेल्स को मार रही है जिसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया आया हुआ है, और वो सेल कौन है, वो हमारी ही तो है, हमारी सेल में ही तो घुसा है वायरस, तो ये हमारी सेल को भी मार देती है। और मैंने आपसे कहा था कि ये इतनी भड़कम हो जाती है कि ये इसको इतनी जोश में आ जाती है कि इसको थोड़ी देर बाद शांत करना पड़ता है, या वरना ये हमारी खुद की सेल भी खा जाएगी। कल बताया था ना क्लास में, इसके लिए फिर सप्रेसर वाली टी सेल्स आती है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, किलर सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनको कोई होश नहीं रहता, इनको बस एक काम है मारना मारना मारना, जो आए उसको मार देना, ठीक है। तो ये हत्यारी कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं को भी क्या कर देती है, मृत। और कौन सी वाली, जिसमें बैक्टीरिया आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स भी हमारी ही है, क्योंकि हमारी सेल में ही बैक्टीरिया घुसा हुआ है ना। बैक्टीरिया की या वायरस की तो खुद की कोई सेल है नहीं, वो तो अंदर आके अपना डीएनए बांट देता है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमोरल वाली, फिर मैंने आपसे कहा हम एक बोर्ड पे कंबाइन करेंगे कैसे कैसे काम करती है ये। तरल या संचारी माध्यित प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, जिसको ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसका AMIS या HMI भी कहते हैं। एंटीबॉडी है तो A लगा दो, AMI, और S तो सिस्टम के लिए लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये वाली क्या करती है, ये कौन सी कोशिकाएं होंगी, बी वाली सेल्स, ठीक है,
यह प्रतिरक्षा तंत्र बी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। जब बी लसीकाणु शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन मतलब वही बैक्टीरिया का एंटीजन जैसे जीवाणु, विषाणु या विषैले पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो वे एक विशिष्ट प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोब्यूलिन का स्त्रावण करते हैं। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रक्त, लसिका व उत्तक द्रव्य में संचरित होकर रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है ये? एक ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करता है जिसे हम आईजी कहते हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को, ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बना रहा है ना ग्लाइकोप्रोटीन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आईजी। ये पढ़ेंगे अभी हम, इसके प्रकार भी आएंगे क्या होती है आईजी प्रोटीन। और यही हमारी क्या है, ये प्रोटीन ही क्या कहलाती है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। इसी को एंटीबॉडी कह रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ नहीं है, सिर्फ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स है। तो ये एंटीबॉडी क्या है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन का क्या है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ठीक है, और ये आईजी बहुत सारे टाइप की होती है, आगे आपको पढ़ाएंगे। आईजीए, आईजीएम, आईजीई, ठीक है, आईजीडी, ऐसे बहुत सारी टाइप की होती है, आगे बताएंगे किसमें क्या होती है। तो अलग अलग टाइप की, और ये कैसी रहेंगी? स्पेसिफिक रहेंगी। किस पे डिपेंड करेगी? ये आने वाले बैक्टीरिया के एंटीजन पे डिपेंड करेगी कि उसका एंटीजन किस प्रकार का है। ठीक है, चलो क्या करती है और ये कहाँ पे रिलीज होती है? ये जो आईजी है ये मैं आपको बता देती हूँ, ऐसी शेप की होती है जो अभी हम बनाएंगे नहीं, वाई शेप की होती है ये। और ये वाई शेप की कहाँ छोड़ देता है? ये वहीं पे बैठा रहता है। इसका क्या है? ये राजा है, किंग। और कौन सी वाली? बी में भी प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स नहीं। मेमोरी सेल्स तो वही धृतराष्ट्र बताया था आपको। ये जो है प्लाज्मा सेल्स, ये वहीं पे रहता है। ये बोलता है अच्छा, वो आपने पिक्चर है तो देखी है साउथ इंडियन वाली, है ना, बाहर से एक आदमी आता है कि वो उसके गुंडे हमारे घर में आ गए हैं, हवेली में आ गए हैं, और वो ऐसे और स्टाइल में अच्छा चेयर पे बैठ के पैर पे पैर लगाएगा, पहले तो आने दो, ऐसे, है ना, कोई इसको फर्क नहीं। वैसे ये बी वाली सेल्स होती है। ये क्या करती है? अच्छा आ गया है, कोई बात नहीं। वो क्या करता है? आईजी प्रोटीन बना लेता है वहीं बैठे बैठे। जैसे साउथ इंडियन में गुंडा बैठे बैठे ही सबको मार देता है। एक हाथ इधर हिलाता है तो वो अलग गिर जाता है, फूंक मारता है तो उधर हिल जाता है, पैर घुमाता है तो जमीन हिल जाती है। ऐसे इसके साथ साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है और कहाँ छोड़ देता है? ब्लड में, लिम्फ में और उत्तक द्रव्य में, मतलब जितने भी प्रकार के द्रव्य है सब जगह छोड़ देता है। ये सब जाते हैं बहते 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 बहते, इनको पता होता है कहाँ पे बैक्टीरिया है, वहां पे जाके उसको मार के आ जाते हैं, है ना, ऐसे वो बूमर की तरह। तो ये है आईजी प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरह से काम करता है। कौन सी? बी में भी कौन सी वाली? प्लाज्मा वाली, प्लाज्मा बी सेल्स। ठीक है, मेमोरी सेल्स नहीं, क्योंकि दो प्रकार की होती है ना। चलो अब इसको समझते हैं। इसीलिए इसे प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन यानी कि आईजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कहते हैं। रोगाणुओं के प्रति इनकी विरोधी स्वभाव के कारण इसे सामान्यतः प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, बता दिया आपको कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। जो हम कहते हैं ना हमारी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी, ये वही एंटीबॉडी है जो बी सेल्स बनाती है, बी प्लाज्मा सेल्स। प्रतिरक्षी सदैव प्लाज्मा, लसिका, उत्तक द्रव्य में ही पाए जाते हैं। प्लाज्मा व लसिका को ह्यूमर कहा जाता है जाने के कारण इस प्रतिरक्षी को तरल या ह्यूमोरल प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है। इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, प्रतिरक्षी सदैव प्लाज्मा या लसिका में ही पाए जाते हैं, सिर्फ लिक्विड वाले चीजों में ही रहेंगे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए कि बी सेल्स को ही ह्यूमोरल क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर ये रहा कि क्योंकि ये पूरा जो यहाँ पे लिखा है और मैंने बोल के भी बता दिया है। प्लस टी सेल्स को सेल मीडिएटेड क्यों कहते हैं, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल से फाइट करती है और साइटोटॉक्सिक होती है, इसीलिए। चलिए अब बात करते हैं, प्लेन बोर्ड आ गया है, यानी कि हमें महाभारत करानी है, बैटल लड़वानी है बैक्टीरिया और हमारी सेल्स में। तो आपको अभी प्लेन बोर्ड दिख रहा है और ऐसा ही हाल हमारा
एग्जाम में होता है, जनरली बायो के एग्जाम में तो नहीं होता। मुझे लगता है केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा हाल होता होगा कि हमारे सामने कॉपी पड़ी रहती है और हमें नहीं होता कि लिखे क्या, और फिर हमें वो गाना याद होता है, मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। और कुछ अगर हमने लिखा भी है तोड़ तोड़ के, तो फिर जब हम रोते हैं हमें आता नहीं है तो वो भी धुल जाता है, तो फिर नेक्स्ट लाइन आती है, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। ठीक है, चलिए, ऐसा हाल होता है। आपको मैंने बताया कभी कि जब हम स्टार्टिंग में बायो या फिजिक्स या कुछ लेते हैं तो हमें ऐसे सपने आते हैं कि हम केमिस्ट्री में फेल हो गए, हम फिजिक्स में फेल हो गए, और हम डर जाते हैं। मुझे आते थे ऐसे सपने, हालांकि मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी वीक नहीं थी जितनी आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन वही एक नया सब्जेक्ट होता है। हम 10th से डायरेक्ट जब साइंस पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे ये कौन सी साइंस पढ़ ली हमने। 10th तक कोई साइंस और 11th 12th की साइंस में बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे सपने आते हैं, लेकिन इन सपनों को अच्छा लेना है। कुछ तो डर के मारे सब्जेक्ट ही चेंज कर देते हैं, जैसे अभी काफ़ी बच्चे कर रहे होंगे, है ना, उनको सपने आ रहे होंगे कि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में फेल हो गए, बायो में नहीं होंगे, बायो फिर भी कर लेते हैं बच्चे, मैथ्स में फेल हो गए तो फिर वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन डरना नहीं है उससे, है ना, उसको अच्छा वाला लो कि नहीं मुझे फेल नहीं होना है, मैं और मेहनत करूँगा, है ना, हो सकता है ये सुबह का सपना और सच हो जाए, तो मैं इस सपने को सच नहीं होने दूंगा और पढ़ूंगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल फेल नहीं होऊंगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन गप्पेबाजी थी मेरी, जो आप देख ही रहे हो। बात कर लेते हैं अब हमारे सेल्स की। क्या होता है भाई कि ये जो है हमारी स्किन है, ये लक्ष्मण रेखा है, इधर हमारे गौरव और पांडव मान सकते हो आप, ये बीच की लाइन है। वायरस जो है वो राह तक रहा है कि कब मुझे इसके अंदर जाना मिले, है ना भाई। ऐसे ऐसे डायग्राम्स जो कह रही हूँ मैं वो कॉपी में ना बनाए, वरना वो बोर्ड वाले आके मेरे को जूते चप्पल मारेंगे, कैसी बायो पढ़ा रही हो, ये कैसा डायग्राम है ना। अच्छा वाला बनाना जो मैं हमेशा बनाती हूँ। ये तो आपको थोड़ा सा वही कार्टूनल इफेक्ट देने के लिए, ताकि याद रह जाए आपको। जैसा कि हमने कहा था कि हर रोगाणु में यानी कि पैथोजन में अपना एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन। तो ये जो मैंने टोपा लगाया है इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा कुकिंग का शौक है, तो मैंने वो कुकिंग वाली कैप लगा दी है इस पर कि ये जो है ये इसका एंटीजन है, यानी कि ये हमारा पैथोजन है जो बाहर राह तक रहा है। पैथोजन कुछ हमारी ऐसे ही किसी के थ्रू, यानी कि पानी पीने के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, या स्किन पे कट लग जाने के थ्रू, किसी भी वजह से वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन, अब मैं सिर्फ देखो पैथोजन की बात करूंगी, अब पैथोजन में सब कुछ आ जाएगा। पैथोजन जो है वो आ जाता है, इसकी एंट्री हो जाती है हमारी स्किन पे। ये क्या है हमारी भाई, ये हमारी बॉडी की त्वचा है, मैं त्वचा ही ले रही हूँ, आप मान सकते हो कि किसी भी सेल की मेम्ब्रेन है, मतलब ये हमारी बॉडी है, ये बाहर का इन्वायरमेंट है। अंदर आ गया है ये हा हा ही करता करता। देखो ये बोर्ड है ना, बड़ा ही नीरस है, बहुत दुखी हूं मैं इस बोर्ड से। कोई कलर ही नहीं है इसकी जिंदगी में, कितने कलर में इसकी जिंदगी में डालना चाहती हूँ, पर ये है कि ये आ चुका है, एंट्री हो चुकी है इसकी, आके बड़ा खुश है, इसने 2 और जो है लगा दिए कि अब तो गया ये साला। ठीक है, ये बैक्टीरिया की एंट्री हुई। सबसे पहले क्या होगा, हमारा फर्स्ट वॉल काम करेगी। फर्स्ट वॉल में स्किन तो फेल हो गई है क्योंकि स्किन से अंदर आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे HCl जो भी हमने बात की थी, फिजिकल बैरियर सब जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। उसी फर्स्ट लाइन में हमारी एक प्यारी कोशिकाएं हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेज या मैक्रोफाज। ठीक है, मैक्रोफाज आई है। मैक्रोफाज होती है ऐसी अमीबा की तरह टेढ़ी मेढ़ी सी, ये हमने बताया था आपको, है ना। किसका रूपांतरण होती है, ये मोनोसाइट्स का। ये मैक्रोफेज आती हैं गुस्से में एकदम ठिचुक करती करती, ये मेरी कोशिका के अंदर आया तू। ये आती है, ये क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस करती है, मतलब ये भक्षण का काम करती है, यानी कि ये खा जाती है। लेकिन बैक्टीरिया और जो रोगजनक है वो भी कम नहीं है।
दोनों एक दूसरे को खाते हैं। भाई जितने बैक्टीरिया या वायरस अंदर आए हैं उतने ही मैक्रोफेज आते हैं, हम एक एक ही बना रहे हैं, दोनों में बैटल चलती है, ये उसको खाता है वो इसको खाती है, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को खाना पीना इनका आपस में चल रहा है। यहीं पे मरे हुए बैक्टीरिया भी है, यहीं पे मैक्रोफेजेस भी है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अगर कटान की वजह से हुआ तो बात अलग है, नहीं तो आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज क्या करती है, मैक्रोफेज पे मैंने आपको बताया था MHC क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमारी सभी सेल्स पे होता है। सभी सेल्स मतलब 1% की एक सेल्स, जैसे आपकी जो मैक्रोफेज है या सेल है उस पे एक MHC अलग प्रकार का MHC है, मेरी जो है उस पे अलग प्रकार का प्रोटीन है। इसीलिए जब हम वो लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपकी सेल्स का MHC अलग प्रकार का है, मेरी सेल्स का MHC अलग प्रकार का है, सब में अलग होता है, लेकिन एक ही बॉडी के अंदर MHC सबका सेम होता है। तो इसके अंदर MHC है जो इसको बचा के रखती है खुद की सेल को खाने से, ठीक है। सबकी ये MHC को पहचानता है। अब ये दूसरा एंटीजन दिख गया इसको, ये खाना पीना शुरू, इधर वही डेड बॉडीज पड़ी है। एक और प्रकार की सेल होती है ऐसी, और भी होती है, जैसे NK सेल्स भी होती है, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल भी होती है जो मैंने बताई थी, ये भी यही काम करी खाने पीने का। भाई इनके मजे पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया आया है, बड़ी खुश है आज ये कि भाई खाने को मिलेगा, ये खाती है, मरती है, सब चलता रहता है। जब इनको लगने लग जाता है कि बैक्टीरिया बहुत संख्या में है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ये जब मरती है, ये जब डेड होती है, तो ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन, जो आपको बताया था इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकिन नामक हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावन करती है, इंटरफेरोन्स। अब ये इंटरफेरोन्स जो है वो स्त्रावित होता है पूरे ब्लड में जाता है, तो वहां पे आसपास जो टी सेल्स हैं, कौन सी सेल्स, टी सेल्स। वैसे देखो एक स्टेप हम अभी खा रहे हैं यहाँ पे, एक डेंड्रोइड सेल भी होती है। क्या होती है, डेंड्रोइड सेल, लेकिन वही आपके बुक में नाम नहीं है तो मैं नाम लेना नहीं चाह रही। ये डेंड्रोइड सेल्स क्या करती है, ये जो मैक्रोफेज है ना, ये खा रही है ना बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को खाती है, और बैक्टीरिया को खाने के बाद जो प्रोटीन इसके अंदर आता है बैक्टीरिया का या वायरस का, उसको क्या करती है, उसको खा के अपनी बॉडी पे ऐसे सजा देती है। महाभारत याद दिलाती हूँ, द्रौपदी ने कहा था कि दुशासन का जब तक खून जो है वो मैं अपने बालों पे नहीं लगा लूंगी तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। ये ऐसा ही है, पहले तो उस बैक्टीरिया को मारती है, फिर उसका जो भी प्रोटीन होता है उसको अपने ऊपर सजा लेती है, जैसे द्रौपदी ने बालों पे खून लगाया था दुशासन का, तो ये वैसा ही है ना, ये सजा लेती है। ऐसे ही डेंड्रोइड सेल्स भी होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा सुन लो। ये डेंड्रोइड सेल्स का भी यही काम है, ये भी इनसे क्या करती है, कांटेक्ट करती है, इनकी आपस में बातचीत चलती है, पास में आती है और ये कहती है कि वो जो प्रोटीन तुमने लिया है वो मुझे भी दो, मैं भी अपने शरीर पे सजाऊंगी। तो ये जो है ये क्या करती है, ये भी वही अपनी बॉडी पे वो बैक्टीरिया का प्रोटीन जो है वो ऐसे सजा लेती है। अब आप बोलेंगे कि अगर इसने बैक्टीरिया का प्रोटीन सजा लिया है तो फिर हमारी सेल्स तो इसको दुश्मन समझेगी, है ना, क्योंकि इसने बैक्टीरिया का प्रोटीन लगा लिया है, अब तो ये बैक्टीरिया है एक तरह से। इसके लिए भी इसके पास एक जुगाड़ है, वो है MHC2। ये सब MHC2 आपको याद नहीं रखने, बस मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। MHC2 लगा के रखती है। ये MHC2 क्या है, ये MHC2 इनके ऊपर कवर है ताकि ये जो मैक्रोफेज है इसको मार नहीं डाले, क्योंकि मैक्रोफेज MHC1 को भी पहचानती है, MHC2 को भी पहचानती है कि ये अपना ही दोस्त है, तो ये MHC2 लगा लेती है ताकि ये पहचानिए। यही डेंड्रोइड सेल्स टी सेल्स के पास जाती है, टी सेल्स के पास जाती है और टी सेल्स को कान में बोलती है ऐसे हो रहा है, मतलब कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया आ गया है। तो बैक्टीरिया आते ही टी सेल्स आपको पता है डेंजरस, ये आ जाती है फॉर्म में, क्या बन जाती है, ये शक्तिमान, और जैसे ये शक्तिमान बनती है ये अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देती है। अब टी सेल्स बहुत टाइप की होती हैं और मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक होता है ये काम, है ना, एंटीबॉडी स्पेसिफिक बननी है। तो टी सेल्स पहले तो इस एंटीजन को पहचानती है कि ये एंटीजन किस प्रकार का है और मुझे इस पे किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है। ये टी सेल्स अपनी चारों कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, मतलब वो टी हेल्पर सेल्स यानी सहायक कोशिका, संदमन कोशिका, साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो मैं यहाँ लिख दूं टी
कोशिका विष, जिसको साइटोटॉक्सिक कह रहे हैं। इंग्लिश वाले बड़ा सुन के लिख लें, क्योंकि सब कुछ अगर मैं यहाँ लिखने बैठूंगी तो बोर्ड भर जाएगा और फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। एक प्रकार की टी कोशिकाएं, एक टी हेल्पर सेल यानी कि सहायक वाली, और बाकी दो अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्पेंसर वाली वो मैं नहीं लिख रही। तो ये डिवाइड हो जाती है। टी हेल्पर सेल्स का काम आपको पता है, पंचायती दुनिया भर की इसको। ये टी हेल्पर सेल्स दौड़ी दौड़ी जाएगी किसके पास? बी सेल्स के पास, बी लिम्फोसाइट्स के पास। और ये कोशिका विष क्या करेगा? ये बोलेगा कि ठीक है तुम आगे न्यूज देकर आओ, तब तक मैं इनको संभालता हूं। ये टी कोशिकाएं कहां जाएगी? यहां पे। कहां? कि ये जो बैक्टीरिया जिस कोशिका में प्रवेश करा, अब ये बैक्टीरिया है तो ये किसी ना किसी कोशिका के अंदर तो होगा ना, ऐसे यहां पे सब जगह बैक्टीरिया बना रही हूं मैं, ये बैक्टीरिया है। ये टी कोशिका यहां पे पहुंच जाती है किसके ऊपर? टारगेट सेल की। टारगेट सेल मतलब वही जिसमें क्या आ चुका है? बैक्टीरिया आ चुका है, या हम बोल सकते हैं कि रोगग्रस्त कोशिका, रोगजनक कोशिका, रोगजनक युक्त कोशिका। ये वो है। ये जाएगी साइटोटॉक्सिक टी सेल, आ गई खुश होती होती। पहले तो ये अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगी, है ना, कॉपीज बनाएगी ये भाई, एक अकेली से कुछ नहीं होगा। प्रतिकृतियां बनाएगी ये, वही शक्तिमान बन जाएगी, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगी और आ जाएगी यहाँ पे, आ जाएगी और क्या करेगी? कौन से हार्मोन का? परफोरिन हार्मोन का स्त्रवण कर देगी। हार्मोन नहीं, सॉरी, एंजाइम, प्रोटीन का स्त्रवण कर लेगी। परफोरिन प्रोटीन का स्त्रवण कर देगी। ये क्या करेगा? परफोरिन छेद करके कोशिका के अंदर जाएगा और फिर बैक्टीरिया की कोशिकाओं में भी क्या कर देगा? छेद कर देगा और सारे बैक्टीरिया को जितने हो सकते हैं उनको मारने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? ये अपनी इस वाली कोशिका को भी मार देगा। क्यों मार देगा? ये तो अपनी खुद की है, हमारी कोशिका है। फिर इसको क्यों मारेगा? ताकि इससे जो प्रोटीन निकल रहा है, जो टॉक्सिक केमिकल निकल रहे हैं, वो दूसरी अच्छी वाली कोशिका में ना चले जाए, इसलिए इन दोनों को ही खत्म कर देगा। और इसीलिए इसको किलर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं को मार देती है, लेकिन हमारी भलाई के लिए, ताकि इन्फेक्शंस और ज्यादा ना फैले। ये काम चल ही रहा है। इधर से बी सेल्स कोशिकाओं को न्यूज मिली, तो बी सेल्स कोशिका तो वैसे भी भयंकर है, इससे भी भयंकर क्या होता है? नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। बी कोशिकाओं का सेगमेंट अलग, क्योंकि ये तो वो साउथ इंडियन का किंग है ना, ये तो इधर जाएगा ही नहीं। तो बी कोशिकाएं जो होती हैं उनको जैसे ही न्यूज मिलती है, ये बी कोशिकाएं वही साउथ इंडियन का हीरो है, इसको स्माइल करते हुए बताएंगे अपन, और अच्छी सी एक हेयर स्टाइल भी बनाएंगे इसकी, ठीक है। ये साउथ इंडियन का हीरो बी सेल्स। बी सेल्स के पास टी सेल आई पंचायती लेकर कि भाई ये काम हो गया है। और टी सेल्स कैसे पंचायती? टी सेल्स के ऊपर भी वो प्रोटीन लगा हुआ है कि ये इस टाइप का एंटीजन जो है वो बॉडी के अंदर आया है, ठीक है। एंटीजन को लेकर आई है ये, साथ में एंटीजन को अपने ऊपर सजा के, ये जितनी भी कोशिका है ना, ये सब अपने ऊपर सजा के लेकर आई हैं कि भाई इस टाइप का एंटीजन है। ये बी सेल्स को बताएगी कि इस टाइप का एंटीजन है। अब बी सेल क्या करेगा? एंटीबॉडी तैयार करने हैं इसको। लेकिन एंटीबॉडी कैसे तैयार करेगा? पहले ये दो भागों में बटेगा, एक तो मेमोरी सेल जिसको स्मृति कोशिकाएं कह रहे हैं, फिर बी प्लाज्मा। मेमोरी सेल को तो ये बता देगा कि ये फला फला टाइप का एंटीजन है, तुम इसको याद कर लो। ये क्या करेगा? कॉपी बना के रख लेगा इसकी फ्यूचर के लिए। बी सेल्स जो है वो फिर शक्तिमान बन जाएंगी और शक्तिमान बनते ही अपनी धड़ाधड़ कॉपियां तैयार कर लेंगी कि ये इस टाइप का एंटीजन है, और इस एंटीजन के लिए ये क्या तैयार कर लेंगी? एंटीबॉडी तैयार कर लेंगी। एंटीबॉडी क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, जैसे मैंने आपको कहा वाई शेप का होता है एंटीबॉडी, है ना, इस तरह का। तो भाई ये एंटीबॉडी क्या होता है? कुछ ऐसा कि ये इस एंटीजन से, गोले वाले एंटीजन को खा जाता है,
उसको खत्म कर देगा। वो आपने वही महाभारत में एक तीर इधर से जाएगा, दूसरा तीर उधर से जाएगा, देखी होगी महाभारत, तो देखिए ना, नहीं तो आपके घर वालों ने आपको कोरोना में दिखाई होगी, थोड़ा भगवान का भी देख ले, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, ऐसे बोल के दिखाया भी होगा। एक तीर इधर से जाता है, एक तीर उधर से आता है, फिर दोनों में से ऐसे ऐसे होता है और एक तीर गायब हो जाता है ना, ऐसी कहानी है भाई। ये इसका तीर, ये इसका तीर, दोनों में से गायब क्या होना है, हम तो हमारी जीत करेंगे, एंटीबॉडी बचाएगी, ठीक है। एंटीबॉडी बना ली इसने। ये क्या करता है, इस एंटीबॉडी को सजा के भेज देता है ऐसे, ये एंटीबॉडी तैयार कर ली इसने, वाई शेप की है ना, ये क्या हो गई भाई, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बी सेल्स हो गई है, ये बी सेल्स के ऊपर एंटीबॉडी आ गई है। अब ये अपनी एंटीबॉडी रिलीज कर देगा, कहां पे, ये एंटीबॉडी रिलीज हो गई है लिम्फ में, यानी कि लसिका में, ब्लड में, रक्त में और बाकी ऊतक द्रव्य में। ये एंटीबॉडी पहुंचे, है ना, ब्लड में मतलब कि वही वेसल्स के थ्रू पहुंचेंगे, वही वेसल्स है ना, रक्त वाहिकाएं, रक्त वेसल्स, आदि हिंदी आदि इंग्लिश। चलो अभी जो है ये बी सेल्स ने क्या कर दी, एंटीबॉडी रिलीज कर दी है, ये आ गई एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगी, जाएगी और इसका जो भी प्रोटीन है उसको क्या कर देगी, पकड़ लेगी। कैसे पकड़ लेगी, वहीं पे समझा दूं, कैसे पकड़ लेगी ये मान लो वो बैक्टीरिया या वायरस है जो अभी खुश हो रहा था, लेकिन बस इसके खुशी के दिन भर आए हैं, और ये हमारी आ गई है कौन, वाई शेप की एंटीबॉडी। ये इसको घेर लेंगी, इसको डाइजेस्ट कर लेंगी, पचा लेंगी, इसको डाइजेस्ट कर लेंगी और खत्म कर देगी धीरे 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 धीरे, और फिर जो है हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई, हाँ मैम, ठीक है। तो ये था हमारा महाभारत का युद्ध जो हमने जीत लिया है। इस तरह से काम करता है, और मैंने कहा ये तो बहुत छोटा है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे आगे जाके। अब बात करते हैं हम अर्जित प्रतिरक्षा की। वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं अर्जित प्रतिरक्षा को, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो बाहर से ली जाती है ना, जन्मजात नहीं होती है। लेकिन हमें इसके प्रकार पढ़ने हैं। जन्मजात के पश्चात, अपने जन्म के पश्चात, अच्छा ये जो दो चीजें हैं सेल मीडिएटेड जो अभी हमने पढ़ी, वो क्या है, वो अनुक्रियाएं हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की क्या है, वो अनुक्रियाएं। आपसे पूछा जाए कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार के, हमारे प्रतिरक्षित तंत्र के प्रकार क्या हैं, या प्रतिरक्षित तंत्र किस प्रकार अनुक्रिया करता है, तो वो दो तरह के से अनुक्रिया करता है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल मीडिएटेड। ठीक है, देखो एमएचसी की आपको फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, ये मेरी बात सुन लो, लेकिन फिर भी मेजर हिस्टो कैपेबिलिटी जो है उसकी फुल फॉर्म है एमएचसी, मेजर हिस्टो कैपेबिलिटी, हाँ यही है। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है। जन्म के पश्चात अपने जीवन काल में प्राप्त की जाने वाली प्रतिरक्षा को अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखी थी। आज जो हमें पढ़ने हैं वो प्रकार पढ़ने हैं, कि उपार्जित यानी कि अर्जित, उपार्जित और अर्जित एक ही है, ये बात हम पहले देख चुके हैं। कि संक्रामकता के क्या प्रकार हैं, तो पहली हमारे पास जो है देखेंगे हम, अर्जित प्रतिरक्षा को अनुकूलित प्रतिरक्षा या अभिग्रहित भी कहते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी, दो प्रकार की है, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, जो कि स्टार्टिंग में हमने बोला था। एक्टिव इम्यूनिटी यह विशिष्ट रोगाणुओं या उनसे निर्मित टीके द्वारा की जाती है, या तो रोगाणु के प्रवेश से हो जाए, जैसे कि अभी हमने कहानी पढ़ी, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, या फिर हम बाहर से कोई निर्मित टीका ले लें यानी कि वैक्सीनेशन ले ले। तो बाहर से लिया है, जन्मजात थोड़ी आपको वैक्सीनेट होकर आए हो, या जन्मजात थोड़ी आपके अंदर भगवान ने बैक्टीरिया भर के भेजे कि लो भाई रोगजनक साथ में ले जाओ, है ना। ये क्या है, बाहर से आए हैं, यानी कि हम अर्जित कर रहे हैं इसको। जब भी बैक्टीरिया आया या वायरस आया तो आपने देखा क्या क्या प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस हुआ उसमें मेमोरी सेल्स ने एंटीजन बना के रख लिए हैं, ताकि फ्यूचर में जब वो दोबारा आएगा तो वो सारा स्टेप्स नहीं करना पड़ेगा उसको। समझे ना कौन से स्टेप जो अभी हमने किए भाई।
ये जो हम सारी रामायण हमने की कि ये टी सेल्स बी सेल के पास जाएगी, ये फलाना डिगाना जो भी हो रहा है वो सारा आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा, डायरेक्टली जो आपकी बी सेल्स हैं, जैसे टी हेल्पर सेल इसके पास आई कि भाई ऐसे टाइप का एंटीजन है, तो ये बोलेगा अरे इसकी तो दवाई मेरे पास पहले से पड़ी है, ये निकालेगा, कहेगा जो जल्दी से इसको भेजो, ये डायरेक्टली भेज देगा। वो सारा जो प्रोसीजर है वो हमें करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले वाला एंटीजन बनाने का जो टाइम है, जो एंटीबॉडी बनाने का टाइम है, वो नहीं लगेगा। तो जब हमारी बॉडी में कोई रोगाणु इंटर करता है या हम वैक्सीन लेते हैं किसी का, तो हम कौन सी जो इम्यूनिटी ले रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी ले रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन भी हमें पढ़ना है, उसमें या तो मृत बैक्टीरिया या वायरस होते हैं यानी रोगजनक पैथोजेंस होते हैं, या फिर निष्क्रिय होते हैं, मतलब उनका प्रोटीन होता है, क्योंकि मेनली हमें एंटीबॉडी तो उनके एंटीजन से ही बनाने होते हैं ना। अभी हमने प्रोसेस देखा कि वायरस या बैक्टीरिया के जो प्रोटीन है उसी से तो हम एंटीबॉडी बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मरे हुए बैक्टीरिया या वायरस का प्रोटीन डाल देते हैं, या मरा हुआ बैक्टीरिया या प्रोटीन डाल देते हैं, तो उत्पन्न की जाती है, जिसमें व्यक्ति की कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती है। वही सेम रिस्पॉन्स जो अभी हमने कहानी पढ़ी, वो सारा कुछ होगा। उसको पता नहीं है ना कि ये मरा हुआ है, उसका काम तो बस फॉरेन पार्टिकल को पहचानना है। उसको तो ये लगेगा दुश्मन आ गया है, वो तो पूरा प्रोग्राम कर लेगा मरे हुए के लिए भी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा के कोई पार्श्व यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होते। अच्छी बात है हमारे लिए, तो हमारी मेमोरी तैयार हो रही है, यानी दूसरी बार अगर असली वाला आ जाएगा, वो बोलते हैं ना टेस्ट करते हैं, डेमो टेस्ट जिसको कहते हैं, है ना। कोई भी सिक्योरिटी होती है तो उसका चेकअप करते हैं कि भाई एक बार हम घुस के देखते हैं सिक्योरिटी कैसी है, ताकि असली वाला आ जाए तो किस तरह से ये लड़ेंगे हम देख पाए। तो ऐसे ही हमने नकली वाला प्रवेश करवा दिया ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए तैयार हो जाए, एंटीबॉडी तैयार करके रखे, ताकि फ्यूचर में कभी वो आए तो हमें इतना सारा सब कुछ ना करना पड़े। परंतु यह धीमी गति से कार्य करती है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा सब कुछ करने के लिए, और प्रतिरक्षण उत्पन्न होने में अधिक समय लगा देती है। देखो आपने लंबा प्रोसेस पढ़ा कितना, उसको बहुत टाइम लगेगा होने में। यह चिकन पॉक्स यानी कि जो छोटी माता है, मिजल्स, पोलियो, टिटनेस आदि रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। जितने भी वैक्सीनेशन आप लेते हैं और जो नॉर्मली आप बीमार होते हैं, वो सब एक्टिव इम्यूनिटी के कारण आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को वो क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं आप, है ना, आपकी बॉडी को एक्टिव कर दिया उन्होंने। दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, आपकी बॉडी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हम आपको क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि दवाइयाँ, बस ये वही है, ठीक है। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, झट एंटीबायोटिक्स लिख के दे देता है डॉक्टर। वो एंटीबायोटिक्स क्या है, उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है, एंटीबॉडी आपको नहीं बनानी पड़ रही है, इसलिए वो जल्दी काम करती है और आप जल्दी सही हो जाते हो। वरना अगर आपकी बॉडी के हिसाब से चलोगे तो अगर सही टाइम पे उन्होंने काम नहीं किया तो आपकी तो फाइल से लट जाएगी, टाइम लगता है उनको होने में। निष्क्रिय प्रतिरक्षण, जैसे सर्दी, मैंने कहा भाई सर्दी जो है 3 से 7 दिन चलती है, लेकिन अगर आपको जल्दी सही होना होता है तो आप फिर गोलियां खाते हो ताकि आप जल्दी सही हो जाओ। वो गोलियां क्या हैं, वो एंटीबॉडी है जो पहले से बना के आपकी बॉडी के अंदर डाल दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी, इसमें किसी मनुष्य या अन्य जंतु के सीरम क्या होता है भाई, सीरम कुछ भी हो सकता है, जनरली ब्लड से जो प्लाज्मा निकलता है ना, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है, प्लाज्मा, प्रोटीन, जो भी ये चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ब्लड खुद भी एक सीरम ही है। से पहले निर्मित प्रतिरक्षियों यानी कि एंटीबॉडीज को संक्रमित मनुष्य में इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है। वो जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो भी कुछ नहीं है, एंटीबॉडीज ही हैं वो सब। इसमें यह अति शीघ्रता से प्रतिरक्षण उत्पन्न कर देता है, ठीक है, बहुत जल्दी, इमीडिएटली आपके पास क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, तैयार करी हुई भेज देते हैं। इसमें मनुष्य का गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, मतलब वही IG, ठीक है, इस किया जाता है, परंतु इसका प्रभाव त्वरित होता है, बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि बनी बनाई दे रहे हैं हम। यह हेपेटाइटिस, डिप्टीरिया, सांप के विष, रेबीज, रुबेला, बुखार आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। सांप काट गया है ना, तो एंटीवेमन दिया जाता है सांप के काटने पे, तो वो क्या है, सांप के काटने की दवाई जिसको हम बोल सकते हैं। डिप्टीरिया हो गया, आपको तुरंत एंटीबॉडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, BCG का
वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं, वो तो किस में आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी डिप्थीरिया है तो आपको उसके इलाज के लिए जो दवाई दी जा रही है वो दवाई, रुबेला के बुखार के लिए जो आपको दवाई दी जाती है पैरासीटामोल, ये सब क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है। अभी देखो इसमें दो चीजें और हैं जो आप फिर कहीं पढ़ोगे, है ना। एक को कहीं ने बुक ने इनको भी दो भागों में बांट दिया है, एक को बोल दिया है कृत्रिम और एक को बोल दिया है नेचुरल। कि जैसे हम बोल रहे हैं एक्टिव वाली, एक्टिव क्या करती है, हमारी बॉडी को एक्टिव कर देती है, किसी बैक्टीरिया, वायरस या वैक्सीन के आने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। निष्क्रिय में हम बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डालते हैं कि उसको एंटीबॉडी ना बनानी पड़े, ले हम एंटीबॉडी देते थे, जल्दी से तू काम कर, ठीक है। इसमें दो हैं, एक कृत्रिम और एक नेचुरल। अब ये दो क्या कहानी है, थोड़ा सा सुन लो इसको। वैसे एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी जान लो। एक तो कृत्रिम जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं और एक है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक वो होती है जो आपको प्रकृति से मिलती है, बनी बनाई, लेकिन प्रकृति से मिलेगी तो एंटीबॉडी ही, बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, लेकिन मिल किससे रही है, वो प्रकृति से। जैसे कि अगर आपकी मदर के पेट में हो, ठीक है, मदर को कोई डिजीज हुई होगी उस टाइम, तो उसमें एंटीबॉडी बने होंगे और वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो आपको भाई एडवांस में क्या मिल गया है, एंटीबॉडी तैयार हो गए धरती पे आने से पहले। जिस बीमारी जो आपको धरती पे आने के बाद बीमारी होने वाली थी, उसके एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू आप में पहले से आ गए। ऐसे ही एक एंटीबॉडी आता है मदर की जो प्लेसेंटा है, IgA, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, वहां पे नहीं जा रहे। तो वो होती है प्राकृतिक, कि आपको नेचुरल फॉर्म में वो मिल रही है ना, आपको बाहर से या बना के नहीं दी जा रही, मम्मी बना के नहीं दे रही एंटीबॉडी, ले बेटा एंटीबॉडी खा ले, ऐसे नहीं। कृत्रिम में क्या होता है, वही जो हम कह रहे हैं, हम दवाइयाँ ले रहे हैं, जो कोई एंटीडोट ले रहे हैं सांप काटने का या किसी भी चीज़ का एंटीडोट ले रहे हैं, तो बाहर से ले रहे हैं, है ना, बना बनाया एंटीडोट, और वो भी आर्टिफिशियली बनाया हुआ, किसी नेचुरल तरीके से नहीं आया हमारे पास, तो उसको फिर हम बोल देते हैं कृत्रिम। ऐसे ही सक्रिय वाले में भी दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो सक्रिय वाले में रोगाणु का आना, रोगाणु का अंदर आना तो क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, क्योंकि वो नेचुरली आया है। लेकिन हम प्रवेश करवा रहे हैं मरे हुए टीकों की हेल्प से मरे हुए जीवों को, तो वो कैसा हो गया, कृत्रिम वाला हो गया। तो ये प्राकृतिक है और ये कृत्रिम है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी नहीं बोलती है दो प्रकार के टाइप, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए, तो आज का हमारा जो महाभारत का सेगमेंट था वो यहीं खत्म होता है, और बैटल तो हम जीत ही चुके हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी बायो याद करो, खुश रहो, मस्त रहो और वीडियो देखते रहो।